बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकंड के थर्ड लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स में हमने इंटरपोलेशन को स्टार्ट किया हुआ है और हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसकी डिटेल और इसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और उसकी कुछ डिटेल जो है वो लास्ट लेक्चर पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को देखेंगे। जैसा कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था, इसी तरह से बैक ये किस तरह से बनेगा, ये कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जैसा कि आपको याद होगा कि जब हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था तो उसमें भी हमने x0 से लेकर x6 तक कुछ वैल्यूज़ ली थी। अब भी हम बिल्कुल उसी तरह से कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे ले लेंगे। ये हमारे पास x है, ये y है, यहाँ पे हम x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6, सिमिलरली y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6 जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस को हमने नेबुला से डिनोट किया था, आपको याद होगा। और सबसे पहली वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसका नाम मैं रखूंगा नेबुला वन। अब जैसा कि आपको याद होगा कि हमने नेबुला को किस तरह से डिफाइन किया था। सपोज करें अगर मैं किसी भी वैल्यू का नेबुला जो है वो फाइंड करता हूँ, लेट अस से मेरे पास अगर डेल y1 है तो डेल y1 जो है, नेबुला y1 जो है, ये इक्वल टू होगा y1 माइनस y0 के तौर। ये नेबुला को हमने डिफाइन किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ये पहली वैल्यू जो यहाँ पे लिखी जाएगी वो नेबुला y1 लिखी जाएगी, क्योंकि अगर मैं नेबुला y0 लेता हूँ तो नेबुला y0 जो है, नेबुला y0 अगर मैं लेता हूँ तो ये मेरे गिवन डाटा की रेंज से बाहर चली जाएगी, यानी कि एक वैल्यू पीछे चली जाएगी, जबकि ये वाली वैल्यू हमारे डाटा में अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए मुझे हर हाल में यहाँ पे इसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि मेरी पहली वैल्यू जो है वो इस तरह से ली जाएगी, ये आपके पास। सो पहली वैल्यू आपके पास ये बन जाएगा नेबुला इंटू y1। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेबुला y2, नेबुला y3, नेबुला y4, नेबुला y5 और नेबुला y6 तक आप चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा नेबुला स्क्वायर y, और ये आपके पास नेबुला स्क्वायर डेफिनेटली ये y2 से स्टार्ट होगा। इसी तरह नेबुला स्क्वायर y3, नेबुला क्यूब y4, नेबुला नेबुला स्क्वायर, नेबुला क्यूब स्क्वायर y5, नेबुला स्क्वायर y6।
इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा नेबुला क्यूब इनटू वाई। तो ये टेबल आपके पास नेबुला क्यूब इनटू y3 और सो ऑन, ये आपके पास चलेगा नेबुला क्यूब इनटू y6 पे आ जाएगा। इसी तरह से नेबुला 4y, इसको जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेबुला 4y 4 आ जाएगा और सो ऑन। ये प्रोसेस जब आप नहीं चलाएंगे तो आपके पास ये नेबुला 4y6 के तौर पे सामने आएगा और ऐसे ही नेबुला 5 आ जाएगा और इसी तरह से नेबुला 6y आपके, सॉरी ये हमारे पास नेबुला नाम से जो है ये आपके पास है। तो जब आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ नेबुला 5y5 के तौर पे, इसी तरह से नेबुला 5y6 और आखिरी वैल्यू आपके पास आएगी नेबुला 6y6। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने ये वाला प्रोसीजर जो है वो लास्ट टाइम सिंगल वैल्यू के तौर पे जो है ये आपका, तो ये आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट हुआ। ये टेबल आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकते हैं और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आप अगर गौर करें तो इस जगह पर जो कि इस वक्त बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की वैल्यू देखें तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की वैल्यू यहाँ पे वो क्या थी ज़रा देखते हैं। वो वैल्यू आपके पास थी, अगर आपको याद हो तो, दैट वाज डेल वाई नॉट। और अगर आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी याद हो तो वो वैल्यू थी y1 माइनस वाई नॉट। और यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू वही वैल्यू है जो इस वक्त आपके पास नेबुला y1 की। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई। तो आपको यही बात यहाँ पे क्लियर करनी थी कि आपकी टेबल की हर वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू का आंसर बेसिकली वही है। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास इस जगह पे अगर आप गौर करें, अगर आप इस जगह पे गौर करें, देखिए ये रेड, ये डेल y1 रेड डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ये डेल y नॉट बेसिकली वही है, डेल y1 बेसिकली नेबुला y1 वही है जो आपका डेल y नॉट है। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने आपके सामने कैलकुलेट की हैं, ये बराबर। इसी तरह आप दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करें, ये भी इक्वल होगी, तीसरी वैल्यू इक्वल होगी, चौथी वैल्यू इक्वल होगी, और ये सारी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ये उसी के इक्वल होगी। दूसरे लफ्ज़ों में
मैं अगर आपको एक मुख्तसर सा नोट बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि all the corresponding values in the forward difference table are equal to the values of backward difference table. This is very important point जो कि आपको प्रूफ करने को दिया जा सकता है किसी भी जगह पे, कहीं पे भी आप किसी भी वैल्यू को, मतलब सपोज करें अब ये वैल्यू del 4y4 है, अगर आप इस वैल्यू को उस टेबल के अंदर चेक करें, नेबला 4y4 है, अगर आप उस टेबल के अंदर चेक करें तो ये आपके पास वहाँ आएगा del 4 इंटू वाई नॉट। अगर आप चेक करें, इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करें, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह आप इस वैल्यू को चेक करना चाहें, आप इस वैल्यू को चेक कर लें, ये आपके पास है इस वक्त नेबला y6, तो नेबला y6 की ये वैल्यू, नेबला 5y6 की ये वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो इसकी बनती है वो बनती है नेबला 5y1, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल होगी। आप दोनों को कैलकुलेट कीजिए, दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रूव करके दें कि दोनों टेबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के जो है वो इक्वल आती हैं, और ये आपसे पूछा। तो ये दोनों डिफरेंस टेबल जो है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, उनके प्रूफ और उनकी डिफरेंट बातें जो है मैंने आपके सामने की हैं। लास्ट टाइम लेक्चर में जो प्रूफ मैंने आपसे कराए थे, तो रिज़ल्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछे, मैं रिप्लाई भी करता रहा, लेकिन कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से आप तक सही आंसर्स नहीं पहुंच सके। तो मैं इसमें बार बार आपसे ये कह रहा था कि आप जब तक बाय हैंड कैलकुलेशंस नहीं करेंगे आपको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। तमाम वैल्यूज़ को बाय हैंड कैलकुलेट कीजिए, फिर आपको क्लियर होगा कि ये हो क्या रहा है। तरह एक क्वेश्चन वहाँ पे भी दिया था, लेकिन आपको मैंने कराया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है वो बतौर असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। असाइनमेंट ये है कि वहाँ हमने शो दैट एनी वैल्यू ऑफ y can be expressed in terms of yn and its backward differences। सेम क्वेश्चन है वहाँ पे, जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था दैट वाज अबाउट वाई नॉट, और यहाँ पे मैंने लिखा था फॉरवर्ड डिफरेंस। और अब वही क्वेश्चन आपका जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस पे आपने ये प्रूव करके देना है कि ये
उसके बाद नेक्स्ट है जी तीसरे नंबर पे सेंट्रल डिफरेंसेस। सेंट्रल डिफरेंसेस को हम इस सिंबल से डोनेट करते हैं। और ये सेंट्रली, मतलब अगर आपके पास 0 और 1 पे खड़े हैं तो उसका सेंटर समझ लें 1/2 है जैसे, तो ये 1/2 के तौर पे जो है वो आपको बिहेव करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि जो सबस्क्रिप्ट्स हैं आपके पास, आप उनकी एवरेज निकाल लें। लेट अस से मैं आपके सामने डेल y 1/2 को डिफाइन करूं अगर, तो ये इक्वल टू होता है y1 माइनस y0 के। तो अगर आप 1 और 0 की एवरेज निकालें 1 और 0 की, तो वो आपके पास 1/2 बनेगा। यानी कि 1 और जिस जगह पे आप खड़े हैं, आप उन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने लिख दूं, सपोज करें y2 माइनस y1, तो 2 और 1 का जो सेंट्रल बनता है या एवरेज बनती है, वो आपके पास बनती है डेल y 3/2। तो ये 3/2 पे आपके पास ये मौजूद है। तो इन जनरल अगर आप इसको डिफाइन करें, तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपके पास डेल वाई आई, दिस इज इक्वल टू y ऑफ i प्लस 1/2 माइनस y i माइनस 1/2। और इसी तरह अगर मैं इसको फर्दर डिटेल में ले जाऊं तो मेरे पास आता है लेट अस से डेल स्क्वायर है जो कि y1 है, जी। तो हम बात कर रहे थे इसके नेक्स्ट ऑर्डर पे। तो नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर आपके पास डेल स्क्वायर वाई आई है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डेल ऑफ वाई आई प्लस 1/2 माइनस डेल ऑफ वाई आई माइनस 1/2। और सिमिलरली अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो डेल वाई एन वाई आई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा डेल इंटू एन माइनस 1 वाई आई प्लस 1/2 माइनस डेल इंटू एन माइनस 1 वाई आई माइनस 1/2। ये आपके पास इसका प्रोसेस जो है वो। तो ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई। और जैसा कि पिछली आपने टेबल्स बनाई, इसी तरह अगर आप सेंट्रल डिफरेंस टेबल को बनाएं, डिफरेंस टेबल, तो इसमें भी आप उसी तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो ले लेंगे। x0 से लेकर ये x6 तक आप वैल्यूज़ जो हैं वो ले लेंगे। इसी तरह y0 से लेकर y6 तक की वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। और इधर आपके पास जो है वो, जैसा कि ये x है, ये y है, तो ये आपके पास डेल इंटू वाई। सो यहाँ की पहली वैल्यू आपके पास जो
आएगी वो आपके पास होगी डेल इंटू वाई ऑफ 1/2। और इसी तरह जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके पास लास्ट में आएगा डेल वाई ऑफ 11/2। आप 6 और 5 को अगर ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 11/2 आ जाएगा। इसी तरह डेल स्क्वायर वाई, तो यहाँ की भी मैं आपको पहली वैल्यू जो है वो बताता हूँ। तो ये आपके पास बन जाएगी डेल स्क्वायर इनटू y1 बन जाएगा। y1 क्यों बनेगा, उसकी वजह यह है कि यहाँ आपके पास ये 1/2 है और इसका नेक्स्ट जो है वो 3/2 होगा, ये वाला 3/2 होगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो या 2 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो ये डेल y1 बन जाएगा। और आप इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू करें तो ये आपके पास डेल स्क्वायर y5 के नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में होंगे, एक कॉलम फ्रैक्शन में होगा, एक कॉलम जो है वो आपके पास 1 2 3 4 इस तरह से ये नॉन फ्रैक्शनल जो है वो नंबर होंगे आपके पास जो है। ये टेबल आप खुद कंप्लीट करेंगे। डेल क्यूब वाई आएगा, इसी तरह डेल 4y आएगा, इसी तरह आपके पास डेल 5y आएगा और डेल 6y आपके पास आएगा। और डेल 6y में डेफिनेटली आपके पास डेल 6 इंटू वाई 3 आखिरी वैल्यू जो है वो आपके पास बनेगी। तो ये आप टेबल जो है ये खुद कैलकुलेट कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए टेबल को, तो आपको ये खुद सेम ये भी उसी प्रोसेस की तरह जैसे वो प्रोसेस होता है आपके पास, ये एक वैल्यू पे आके जो है ये आपके सामने। सो दिस इज द लास्ट वैल्यू। यहाँ फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताई थी, अगर आप गौर करें डेल वाई 1/2 की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें, डेल वाई 1/2 की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू y1 माइनस y0। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर आप अभी आज के लेक्चर्स से ही ऑब्जर्व करें तो यही वैल्यू आपके पास नेबुला y1 के तौर पे भी थी। और अगर आप लास्ट लेक्चर को ऑब्जर्व कीजिए तो यही वैल्यू आपके पास डेल y0 के तौर पे भी थी। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सिर्फ नोटेशन का फर्क है, जबकि इस जगह पे तमाम वैल्यूज जो हैं उनका आंसर जो है वो सेम आता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है तीनों जगहों पे या टेबल के अंदर के जी प्रूव करके दें कि जनाब ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं ये आपस में बराबर आएंगी। आप कोई भी वैल्यू उठा के देख लें तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज किस की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज किस, तीनों की, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की और सेंट्रल डिफरेंस टेबल की, तीनों की वैल्यूज जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करें तो तीनों की तीनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में बराबर आएंगी, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी तीनों में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, प्रूफ करने को कहा जा सकता है, कोई भी एक्सरसाइज दी जा सकती है, आपको प्रूफ करने को कहा जा सकता है कि जी प्रूफ करके दें कि ये वैल्यूज जो है वो इस तरह से इक्वल आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको असाइनमेंट दी थी शिफ्ट ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर के हवाले से, होपफुली आपने वो कर ली होगी। तो आज उनके कुछ रिलेशंस जो हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करें इनको। फॉर एग्जांपल कुछ रिलेशंस मैं आपके सामने लिखता हूँ।
नंबर 1 प्लस del square into mu square. This is equal to 1 plus del square over 2 whole का square. नंबर 2 है e raised to power 1 by 2. This is equal to mu plus del over 2. नंबर 3 है del is equal to del square over 2 plus del into 1 plus del square over 4. इसी तरह से नंबर 4 है mu into del. This is equal to del into e inverse over 2k plus del over 2k. और नंबर 5 है mu into del. This is equal to डेल्टा प्लस लैम्ब्डा ओवर 2k. तो ये 5 रिलेशंस हैं. ये आप कोशिश करें इनको सॉल्व करने की. यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ. अगर आपने अभी तक असाइनमेंट नहीं की हुई तो ई को हम बतौर शिफ्ट ऑपरेटर नाम देते हैं और इसी तरह से जो आपके पास म्यू है तो आपके पास बतौर एवरेज ऑपरेटर के तौर पे जो है वो लिया जाता है. इसी तरह का एक और बड़ा आसान सा रिलेशन है. होपफुली ये भी आप खुद कर लेंगे. प्रूव करना है आपने ये भी इसी तरह से कि प्रूव दैट h into d. This is equal to log of 1 plus del. This is equal to minus log of 1 minus lambda. This is equal to sine hyperbolic inverse into mu into del. ये आपके पास ये भी बड़ा आसान सा प्रूफ है. आप इसको करें. नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताएंगे कि नहीं होगा. तो ये इसमें जो d है ये भी एक ऑपरेटर के तौर पे लिया गया है जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं d over dx. ये भी एक ऑपरेटर होता है. डेरिवेटिव ऑपरेटर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के नाम से हम इसको जानते हैं. तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है. तो वो आप देख सकते हैं कि कोई भी आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं. एक और इसी के साथ छोटा सा 2 लाइनों का प्रूफ है. शो दैट the operations mu and e compute. यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में mu इंटू ई इक्वल टू है e इंटू म्यू. तो ये कुछ एक्सरसाइज के तौर पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं. और लास्ट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए. इसमें x y सपोज करें 10 20 30 40
50, 60। इन पे कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास। लेट अस से 2 है, 7, 13, 19, 29, 37। ये कुछ डाटा अवेलेबल है, तो आप इन पे तीनों टेबल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए, कंस्ट्रक्ट करें और देखें, बताएं कि इसमें आपके पास जो है तीनों टेबल्स में क्या डिफरेंस आता है, क्या चीज़ सामने आती है। तो ये बतौर एक्सरसाइज मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे हमारा तारुफ ख़त्म होता है तीनों ऑपरेटर्स का, बल्कि बाकी ऑपरेटर्स का भी जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बाकी ऑपरेटर्स भी जो है वो आपके कवर हो जाने चाहिए। मैंने पहले दिन ही आपको एक्सरसाइज दी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन ऑपरेटर्स को पॉलिनोमियल की तरफ जो है वो कन्वर्ट करेंगे। पॉलिनोमियल जो है वो, इससे पॉलिनोमियल जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होंगी, ये पॉलिनोमियल जो है वो कैसे बनेंगी, या किस तरह से हम उनको डील करेंगे। एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको इसमें बता दूं, आप उस सेंटेंस को ज़रा ऑब्ज़र्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसको इंशाल्लाह ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, प्रूव दैट del 4 इंटू y3 ये इक्वल टू होगा नेबला 4 इंटू y5, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा del 4 इंटू y1। तो ये आप कैलकुलेट करके देखें। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या तीनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आते हैं या नहीं आते। तो ये आपके पास जो है वो सेंट्रल डिफरेंस टेबल जो है वो की वैल्यूज़ को लेके मैंने तीनों को इकट्ठा आपको करके दिखाया। कोई भी वैल्यू आप ले लें वो तीनों आपस में बनाएंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपके सामने जो भी टेबल बनाया उसमें मैंने x0 लिया, फिर मैंने x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, x4 लिया, x5 लिया, x6 लिया, और मैंने आपसे ये भी कहा कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में इक्वल इंटरवल पे पाई जाती हैं। अब सपोज करें मैं उस इंटरवल का नाम, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में भी बताया था, मैं एज इसका नाम दे दूँ, तो मैं इसका मतलब x1 को लिख सकता हूँ x0 प्लस एच, और डेफिनेटली x2 को लिखूंगा x0 प्लस 2h, इसी तरह से x0 प्लस 3h, इसी तरह से x0 प्लस 4h। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो था वो आपके पास क्या था, दैट वाज y0। x0 के कॉरेस्पॉन्डेंस आपके पास y0 था। तो x1 जो कि अब नई शक्ल में आ चुका है, यानी कि x0 प्लस एज की शक्ल में आ चुका है, तो ये बन जाएगा y1। इसी तरह से ये y2, इसी तरह से ये y3, इसी तरह से ये y4, और सिमिलरली ये आपके पास ये y6 तक चला जाएगा। अब अगर आप किसी को भी कैलकुलेट करते हैं, लेट अस से आपने फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट किया था, सपोज करें डेल y0 को आपने कैलकुलेट किया था, तो ये किसके इक्वल था, दैट वाज इक्वल टू y1 माइनस y0 के। अब y आपके पास क्या होता है, y की जो वैल्यूज हैं हम उनको f ऑफ x भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास x है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये y0 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ f ऑफ
एक्स नॉट, और इसको मैं क्या लिखूंगा? डेफिनेटली मैं इसको एफ ऑफ x1 लिखूंगा, और x1 किसके इक्वल है? वो आपके पास इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच के। तो इससे मेरे पास एक नई शक्ल सामने आ जाती, वो ये कि ये जो y1 है ये आपके पास बन गया एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ये देखिए आपके पास एक नई शक्ल में भी इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से बाकियों को भी लिखा जा सकता है, ये मजीद आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं अगर इनको इन जनरल आपको बता दूं तो मेरे पास नंबर 1 डेल वाई एक्स अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वाई एट एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल ऊपर वाले प्रोसेस की तरह ही मैं लिख रहा हूं। ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास इस शक्ल में। इसी तरह से अगर आप डेल स्क्वायर वाई एक्स को लिखते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो इक्वल टू हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस एच, और वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल टू हो जाएगा आपके वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स के। उसी तरह से आप उसको लिख सकते हैं वाई एक्स माइनस। नंबर 2 जी, अगर आप यही रूटीन नेबला के साथ हो, नेबला वाई एक्स, तो आप लिखेंगे वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच, और ये इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच के। तो ये फंक्शनल फॉर्म में हम उसको जो है वो डील कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आपके पास है डेल वाई एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा जी? ये इक्वल टू हो जाएगा वाई एक्स माइनस सॉरी वाई एक्स प्लस एच बाय 2 माइनस वाई ऑफ एक्स माइनस एच बाय 2, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बड़ी इजीएस्ट फॉर्म में एक्स प्लस एच बाय 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय 2। ये आपके पास इस शक्ल। तो ये मैंने आपको इनकी एक और शक्ल जो है वो भी बता दी, ताकि आप इसको भी जो है वो जहन में रखें। तो सेंटेंस ये है कि आप अगर ऑब्जर्व कीजिए तो द nth डिफरेंस of a polynomial of degree n is a constant.
अब ये जो मैंने आपको छोटा सा एक सेंटेंस बताया है, इसमें आप इन लफ्ज़ों को ज़रा देखिए कि कौन से लफ्ज़ क्या है। nth डिफरेंस क्या चीज़ है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, ये भी देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, और पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या मुराद है, उसकी डिग्री जो है वो क्या होगी और किस तरह से उसको बयान किया जाता है। और ये सारा कुछ कब पॉसिबल है, जब when the values of independent variables यानी कि किसकी बात हो रही है, x की बात हो रही है, ये x की बातें हो रही है, are given at equal intervals। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, और हम अब तक आपको इक्वल इंटरवल्स ही पढ़ाए हैं, तो इक्वल इंटरवल्स के हवाले से बात हो रही है कि उनका जो nth डिफरेंस है एक पॉलिनोमियल का ऑफ डिग्री n, वो इज़ अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट जो है होता है। तो ये आप इसको ज़रा देखें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे, और इसको देखेंगे कि हम इसमें बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, किस तरह से हम बात कर रहे हैं। अगर आप पॉलिनोमियल को जानते हैं या पॉलिनोमियल को समझते हैं, तो इसमें हमारे पास सपोज करें, अगर मेरे पास मैं एक फंक्शन आपके सामने लिखता हूँ, लेट अस से एक्स क्यूब है प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। तो ज़रा सोचिए घर जाके कि अगर मैं आपसे पूछूं, या चलें हम इसको कुछ बढ़ा देते हैं, 13 कर देते हैं, 20 कर देते हैं। तो सपोज करें मैं आपसे पूछूं कि इसका 50th डेरिवेटिव क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 20th डेरिवेटिव क्या होगा, ये आप मुझे रिजल्ट्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो उसका आंसर क्या होगा। क्या ये बताए जा सकते हैं, क्या हमें सारे डेरिवेटिव्स ही लेने पड़ेंगे, या हम इनको किस तरह से डील करेंगे। तो ये आज का लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आया होगा। इसको देखें, कोई चीज़ आपसे मिस होती है, कोई चीज़ नहीं क्लियर होती, तो क्वेश्चन पूछने से पहले लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझा करें, देखा करें। इररेलेवेंट क्वेश्चंस मत पूछा करें, टाइम वेस्ट होता है। अगर आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये होगा कि कम से कम बाकियों को भी जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा, और बाकी लोग भी जो है वो इस चीज़ को समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।